हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई एंड सीएए एंड एनआरसी। ये हमारे नागरिकता के ही पार्ट है। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। ठीक है। और सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी क्या होता है जो हमारे 2019 में दिसंबर में लागू किए गए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट है एनआरआई। एनआरआई का मीनिंग क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, मतलब नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहता है। नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहता है। तो इंडिया में कौन नहीं रहता है? जैसे कि अगर हम घूमने कहीं बाहर जा रहे हैं विदेश में, तो हम एनआरआई नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, एनआरआई कौन कहलाया जाएगा? जो कम से कम 6 महीने वहां रहा हो, विदेश में रहा हो, किसी भी बाहर देश में रहा हो, तो वो एनआरआई कहलाया जाएगा। ठीक है, एनआरआई में कौन लोग आते हैं? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं बाहर, और जो हमारे बहुत सारे मतलब देश से लोग कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं। ठीक है, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा वगैरह जो जाते हैं, सिर्फ नौकरी के लिए जो जाते हैं, वो एनआरआई कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो एनआरआई के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने वो उस देश में रहा हो, उस देश से वापस आया हो, तो उसको एनआरआई हम बोलेंगे। ठीक है, तो एनआरआई में क्या होता है? एनआरआई जो एनआरआई लोग होते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर जाकर क्या करते हैं? इनकम करते हैं, काम करते हैं, और फिर क्या होता है? वहां का पैसा भारत भेजते हैं। आपको पता है कि जैसे अगर कोई भी अमेरिका में जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो अभी अमेरिका के डॉलर का क्या लगभग $1 का जो है वो 80 रुपये चल रहा है। ठीक है, 80 रुपये के आसपास चल रहा है। तो जो वो वहां पर जाकर पैसे कमाते हैं और फिर इंडिया में भेजते हैं, तो वो ज्यादा हो जाते हैं पैसे। तो एनआरआई लोग जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। ठीक है, तो जो एनआरआई लोग पैसा कमाते हैं वहां पे और जो इंडिया में भेजते हैं, तो उनपे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, उनकी जो इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो एनआरआई लोगों की जो इनकम होती है उसके लिए 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक एनआरओ होता है, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, और एक होता है एनआरई, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। ऑर्डिनरी अकाउंट में क्या होता है कि जो पैसा है वो भारत से भी उसमें डाला जा सकता है और वो विदेश से भारत में भी पैसा भेज सकते हैं। वो इस तरीके का अकाउंट होता है। उसमें दोनों तरीके की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन इस अकाउंट में चार्ज लगता है। ठीक है, इस अकाउंट पे एक चार्ज होता है, मतलब ईयरली चार्ज आपका लगाया जाता है, क्योंकि इसमें सुविधा दी जाती है कि आप भारत से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो लोग तो ट्रांसफर करते ही है अपनी फैमिली को पैसा। ठीक है, तो और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल मतलब सिर्फ बाहर से पैसा आएगा। ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस वाले अकाउंट पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस अकाउंट में क्या होता है कि बाहर से पैसा वो लोग अपनी इनकम अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। सेकंड है पीआईओ। पीआईओ क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि ऐसे लोग जो विदेश में सेटल हो गए हैं, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। बहुत सारे लोग हैं, लाइक सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ भी है। ठीक है, उन्होंने क्या वहां की नागरिकता ले ली है, तो वो क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, वो इंडिया के ओरिजिन है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जो है पीआईओ, इसको लागू किया गया था 2002 में। सन 2002 में इसको लागू किया गया था एमएल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति बनाई गई थी। तो ये क्यों बनाई गई थी कि जो लोग हमारे
बाहर चले गए हैं, विदेश में जाके सेटल हो गए हैं, कि वो अगर इंडिया कभी आते हैं घूमने के लिए तो उनको यहाँ पे एज अ विदेशी पर्सन के रूप में ट्रीट ना किया जाए, उनको एज अ इंडियन पर्सन के रूप में ही ट्रीट किया जाए। तो उनका जो पासपोर्ट होगा, ठीक है, उस पे क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब कुछ दिनों बाद 2005 में ही OCI को लागू किया गया। OCI को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो हमारे व्यापारी हैं, मतलब बड़े व्यापारी जो अमेरिका में सेटल हो गए, अमेरिका में ही व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया से, ठीक है। इंडिया में वो आते हैं घूमने के लिए, तो उनको इंडिया में मतलब उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, कि विदेशी वाला ट्रीटमेंट ना हो, कि सिर्फ इंडियन वाला ही ट्रीटमेंट हो। तो उसके लिए यहाँ पर उनका एक कार्ड बनाया जाता है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो फिर इसको क्या किया गया, ये 2002 में आई थी, ठीक है, ये 2005 में आई थी। तो फिर दोनों था सेम ही था, मतलब इसमें कि दोनों में जो विदेशी हमारे इंडियन जो लोग हैं विदेश में जो बस गए हैं, उनको जब वो भारत में आते हैं तो उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट हो। क्योंकि क्या होता है, जब वो भारत में आते थे घूमने या अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो उनको हर महीने पुलिस स्टेशन में जाके एक रजिस्ट्रेशन देना होता था, या फिर इंफॉर्मेशन देनी होती थी कि अभी हम यहाँ पर है और इस एरिया में हैं, इस पुलिस स्टेशन के एरिया में हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी नहीं लगती है कि आप इंडिया के ही हो, मतलब आपका ओरिजिन इंडिया से ही है और आपको बार बार पुलिस स्टेशन में जाके इस तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़े। तो उसके लिए एक कार्ड उनका बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, ठीक है। उनके लिए एक कार्ड बना दिया गया ताकि उनको बार बार जाकर पुलिस स्टेशन में अपना मतलब इंफॉर्मेशन ना देनी पड़े, ठीक है। तो ये किस ML सिंघवी समिति के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही थी, ठीक है, तो इसको इसमें मर्ज कर दिया गया 2015 में इसको इसमें मर्ज कर दिया गया और PIO को खत्म कर दिया गया, और सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर ही हमारा सिर्फ अभी वर्क करता है, ठीक है। उनका एक कार्ड बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और उनके साथ एज अ इंडियन ही ट्रीट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई विदेशी नागरिक बाहर से आता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। भेदभाव का मतलब है कि जैसे अगर वो ताजमहल घूमने गए हैं तो हमारे इंडिया के लोगों के लिए मतलब चार्जेस कम होते हैं, मतलब 60, 70, 80 जितने भी होते होंगे, और उनके लिए मतलब 400, 500, 700, 800 इस तरीके के चार्जेस होते हैं। तो इस तरीके से भेदभाव किया जाता है जो विदेशी होते हैं। तो अगर ये आएंगे घूमने, इंडिया में घूमने आते हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं या कहीं घूमने जाते हैं किसी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह पे, तो उनसे टिकट वही इंडियन वाला ही लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनका जो कार्ड बना हुआ है या उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, ठीक है। तो इनके साथ फिर क्या होता है, जो ये OCI में हमारे जो इंडियन लोग जो विदेशी लोग OCI में आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, एक तरीके से इंडियन वाला ही ट्रीटमेंट किया जाता है। आम जो लोग होते हैं उनकी तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाता है। पर फर्क क्या होता है कि वो किसी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल में, या फिर आपका जो विधानसभा, राज्यसभा है उसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, और क्या होता है, वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इनके साथ इस तरीके का मतलब ये होता है कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं। बाकी उनके साथ जो आम लोगों के जो मतलब अधिकार है, जो आम लोगों की तरह ही वो आकर यहाँ पर रहते हैं एज अ इंडियन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI, ठीक है। ये हमारी 3 तरह की नागरिकता है जो हमारे विदेश में लोग चले जाते हैं उनके लिए, ठीक है।
तो ये हमने समझ लिया। आइए अब हम देखते हैं CAA और NRC। तो CAA क्या है? CAA के थ्रू हम क्या करते हैं? CAA में क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये दिसंबर 2019 में लाया गया था, दिसंबर 2019 में लाया गया था, ठीक है। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसपे काफी बवाल भी हुआ था, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कहा गया था कि जो लोग 2014 से पहले, ठीक है, आ चुके हैं भारत में, ठीक है, 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, तो उनको क्या नागरिकता दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत में आ गए। और वो लोग कौन हैं? जिनको धर्म के आधार पर सताया गया है, धर्म के आधार पर सताया गया है, और वो लोग भारत में आ जाते हैं 2014 से पहले, उनको 2020 में क्या नागरिकता दी जाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा पंजीकरण से ही मतलब लगभग मिलता जुलता है। जो मैंने आपको 5 विधियां बताई थी, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, अधिग्रहण भूमि के द्वारा, ठीक है, उसमें से ही ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं पंजीकरण की तरह ही है, रजिस्ट्रेशन विधि द्वारा ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2014 से पहले, मतलब वही 7 साल पंजीकरण में हमारा होता था कि अगर आप 7 साल से पहले, मतलब 7 साल तक आप भारत में रह रहे हैं और आपको नागरिकता नहीं मिली है, तो आप 7 साल भारत में रहेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो 7 साल तो यहाँ हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की तरह ही एक तरीके से मिलता जुलता हुआ। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूटर्स है, मतलब जो रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर सताए गए लोग हैं, कहाँ से आए हैं? और वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से हमारे देश में आए हैं, तो उनको CAA के थ्रू क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। और क्या बोला गया था इसमें कि जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक है, ठीक है, और वो उनको वहां पे सताया जा रहा है और वो इंडिया में आ गए भागकर, तो और वो 2014 से पहले आ गए, तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था। तो आपको पता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में कौन है? मुस्लिम लोग तो नहीं है वहाँ माइनॉरिटी में, वहाँ हिंदू, सिख और अदर जो भी हमारी रिलीजियस होते हैं, बौद्ध धर्म है या कोई और धर्म के लोग हैं, वो लोग अगर इंडिया में आते हैं उनको सताया जा रहा है, क्योंकि हिंदू लोग माइनॉरिटी में अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो अगर उनको सताया जाता है, ठीक है, और वो इंडिया में आ जाते हैं भागकर 2014 से पहले, तो उनको CAA के थ्रू नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन बवाल क्या हुआ था, मीडिया में क्या बात उठी, ये बोलने में और समझने में, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बोलने में और समझने में इसमें मतलब दिक्कत हुई कि मुस्लिम लोगों को नहीं दी जाएगी, मुस्लिम लोगों को CAA के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि मुस्लिम लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसमें ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो कि मुस्लिम कंट्री है हमारी, वहाँ पर अगर जो जिनका रिलीजियस के थ्रू उनको सताया जा रहा है कि उनका वो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में हिंदू है, सिख है या अदर और कोई पारसी है या जैन है, बुद्धिज्म है, उनको अगर सताया जा रहा है तो उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो माइनॉरिटी में तो वहाँ मुस्लिम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे समझने में मतलब गलतफहमी एक तरीके से हुई थी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको नहीं दी जाएगी। मुस्लिम तो वहाँ मेजोरिटी में है, तो उनको CAA के थ्रू नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसमें यही था, ठीक है, 2019 में जो आया था
कि सीए के थ्रू उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या था? एनआरसी में क्या था? एनआरसी का मीनिंग होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है। इसमें क्या था कि आपको पता है कि 1971 में 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश का जन्म मतलब कैसे हुआ था कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा होता था। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तो हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था 1971 में लड़ाई करके पाकिस्तान के साथ। ठीक है। उसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तो वहां से बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू लोग भागकर असम राज्य में आ गए। ठीक है। 1971 से पहले, 1971 से पहले। ठीक है। बहुत सारे लोग कहाँ आ गए? असम में आ गए। असम राज्य में आ गए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? जब 1971 की लड़ाई हुई, उससे पहले आ गए, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब 1971 के बाद भी, मतलब बांग्लादेश बनने के बाद फिर आप अपने देश में रहो, उसके बाद भी वो लोग आने लगे असम में, उसके बाद भी आने लगे। ठीक है। तो 1985 में जो असम यूनिवर्सिटी के जो मतलब बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एक आंदोलन किया या उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि आप जब पाकिस्तान आपको सता रहा है, आप उससे पहले आ रहे हैं, तो हम क्या आपकी बात मानते हैं कि आप उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में आ रहे हैं भागकर। ठीक है। लेकिन जब 1971 में आपको आजाद करा दिया गया पाकिस्तान से, तो आपको अपने देश में रहना चाहिए। आप अब क्यों हमारे देश में आ रहे हैं? ठीक है। हम इतने देशों को, इतने मतलब लोगों को कैसे अपने देश में बसाएंगे? ठीक है। तो असम अकार्ड करके असम के लोगों ने एक आंदोलन किया, और मतलब इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन तब इस चीज ने मतलब एक राजनीतिक हवा पकड़ी। मतलब राजनीति में ये उठने लगी बात, मीडिया में बहुत ज्यादा उठने लगी। तो फिर क्या हुआ? सब इसके अलग अलग आंकड़े देने लगे कि मतलब अलग अलग आंकड़े आने लगे। 3 करोड़ लोग आए हैं, 4 करोड़ लोग आए हैं भाग के, तो उनको कैसे बसाएंगे? उनको भगाया जाए यहाँ से। ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार से कहा कि आप एक वैलिड डाटा दीजिए, वैलिड डाटा दीजिए कि कितने लोग असम में आए हैं। ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया हस्तक्षेप के द्वारा कि आप एक रजिस्टर तैयार कीजिए और उसमें सबका डाटा लिखिए कि कितने लोग 1971 से पहले आए हैं और कितने लोग बाद में आए हैं। ठीक है। अगर कोई 1971 से पहले आया है, ठीक है, तो वो 2014 से तो पहले ही आ चुका है ना, 2014 से तो पहले ही आ चुका है, तो उसको यहाँ पे सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो धर्म के आधार पर सताए गए लोग थे बांग्लादेश में। ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा। तो 1971 से पहले जो लोग आए थे उनको सीए के थ्रू नागरिकता मिल गई। तो ये एक रजिस्टर बनाया जाए डाटा का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि एक रजिस्टर बनाइए, सर्वे कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए कि कितने लोग आए हैं। ठीक है। तो उसको ही कहा गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है। एनआरसी। तो एनआरसी में कौन लोग आ गए? जो 1971 से पहले जो लोग आए थे, ठीक है, वो लोग इसमें आ गए। ठीक है। अगर वो 1980 में भी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमारे इसमें क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या घोषणा की गई थी कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं और वो माइनॉरिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर सताए गए हैं, तो उनको सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे उनको नागरिकता मिल गई। लेकिन जो इसके बाद भी लोग आ रहे हैं, ठीक है,
उनको इसमें नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको फिर 7 साल तक वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन का। तो ये था हमारा CAA और NRC। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक मतलब समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।